गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अर्थशास्त्र के दूसरा जो पाठ है भारतीय अर्थव्यवस्था के अक्षेत्रक, इस पाठ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्रक में जो गतिविधियां शामिल होती हैं वे हैं। अब ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से सेवा क्षेत्रक जिसको कि तृतीय क्षेत्रक भी बोलते हैं, उसकी गतिविधि कौन सी वो हमने पहचाननी है। फर्स्ट है कृषि, डेयरी, मत्स्य एवं वानिकी। सेकंड है चीनी बनाना, गुड़ एवं ईंटें। थर्ड है परिवहन, संचार एवं बैंकिंग। और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो कृषि, डेयरी, मत्स्य और वानिकी है ये तो प्रथम क्षेत्रक में आ गया। चीनी बनाना, गुड़ एवं ईंटें ये द्वितीय क्षेत्रक में आ गया है, जो उत्पाद से संबंधित है। और थर्ड है, ये है हमारा सही ऑप्शन, सेवा क्षेत्रक यानी तृतीय क्षेत्रक। नेक्स्ट है संगठित क्षेत्र का सही उत्तर चुनिए। इसके अंतर्गत वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं, वह सरकार के नियंत्रण के बाहर होती हैं। तीसरा है नौकरी नियमित नहीं होती। और फोर्थ है यह कम आय प्रदान करता है। तो संगठित क्षेत्रक वे क्षेत्रक होते हैं जिसके अंतर्गत वे उद्यम आते हैं, वे काम आते हैं जहां रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक को वर्गीकृत किया गया है। तो रोजगार की शर्तों पर, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव पर, उद्यमों के स्वामित्व पर, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या पर। तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर ही हम क्या करते हैं, सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक मतलब सबका, और निजी किसी एक व्यक्ति का या एक समूह का उस पर स्वामित्व होता है। निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वो वर्ष 2005 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे 2004, 2008, 2005 और 2009। तो सही जो ऑप्शन है वो है 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। तो पहला है, यह वस्तुओं के स्थान पर सेवाएं उत्पन्न करता है। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है। वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा उत्पादित किया जाता है। और फोर्थ है, इसके अंतर्गत कृषि, वन तथा डेयरी आते हैं। तो कृषि, वन और डेयरी ये तो प्राकृतिक में जो है प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। और फिर जब कृषि से कोई चीज़, मान लो कपास है, और कपास से फिर हम कोई दूसरा उत्पाद विनिर्माण करते हैं, तो वो आता है द्वितीय क्षेत्र। तो हमारा सही ऑप्शन है, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है। सार्वजनिक का तो जो है सबका, यानी पूरा मतलब क्या है, सरकार का हो गया। तो निजी निजी तो फिर क्या हो गया, निजी स्वामित्व हो जाता है। सरकार और निजी हाथ वो भी लिमिटेड हो जाता है, पूरा सार्वजनिक नहीं होता। उपरोक्त में से किसी के पास नहीं। तो सरकार, जब कोई सरकारी चीज होती है तो वो सार्वजनिक होती है। नेक्स्ट है, अल्प बेरोजगारी का अर्थ ऐसी स्थिति है जहां पर लोग बेरोजगार हैं, रोजगार में हैं परंतु कम वेतन कमा रहे हैं, रोजगार में हैं परंतु उत्पादन शून्य है, थोड़े समय के लिए बेरोजगार हैं। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा
ये मत सोचना कि थोड़े समय के लिए बेरोजगार हैं तो अल्प बेरोजगारी, मतलब रोजगार में है लेकिन उत्पादन कुछ भी नहीं है, उत्पादन शून्य है, तो वो है अल्प बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आती? बैंकिंग तृतीयक में आती है, मधुमक्खी पालन ये तो भाई किस में आ गई, प्राथमिक में आ गई, अध्यापन ये भी तृतीयक में, किसी कॉल सेंटर में काम करना ये भी तृतीयक में ही आती है, सेवा क्षेत्रक में आती है। तो हमारा ऑप्शन आएगा सेकंड, मधुमक्खी पालन। सार्वजनिक क्षेत्रक का उद्देश्य है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य है जैसे यानी जिसका स्वामित्व सरकार के पास होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना, मनोरंजन, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका तो उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। टिस्को जैसी कंपनी में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट लागू नहीं होगा? टिस्को जैसी जो कंपनियां हैं उसमें न्यूनतम वेतन एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ग्रेच्युटी अदायगी एक्ट, तो इस तरह की जो कंपनियां होती हैं उसमें जो एक्ट लागू नहीं होगा वो होगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। नेक्स्ट है, कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं। कृषिगत क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं वो होते हैं अल्प रोजगार। अल्प रोजगार, अति रोजगार, बेरोजगार, निम्न में से कोई नहीं, काम तो होता है उनके पास लेकिन उत्पादन इतना नहीं होता, तो वो अल्प रोजगार होते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? अति रोजगार, कारखाना, अल्प रोजगार और बेरोजगार। अल्प रोजगार को ही हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था? 1973 में सबसे बड़ा जो उत्पादक क्षेत्र था वो था प्राथमिक क्षेत्रक। तो तीनों क्षेत्रक में से हमें बताना है कि सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक कौन सा था? तो प्राथमिक क्षेत्रक था। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? असंगठित क्षेत्रक में, संगठित क्षेत्रक में, ग्रामीण क्षेत्रक में, और इनमें से कोई नहीं। तो ये संगठित क्षेत्रक में होता है। और संगठित क्षेत्रक मैंने आपको पहले भी बताया था, आया था एक क्वेश्चन कि संगठित क्षेत्रक जो है वो क्या होता है? ऐसा मतलब उद्यम जिसमें कि रोजगार की जो शर्तें हैं वो नियमित होती हैं। उसके बाद आता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि नहीं आता, दुग्ध उत्पादन ये भी नहीं आता, संचार, हाँ संचार जो वो तृतीयक में आता है, वानिकी ये भी प्रथम में आता है। उसके बाद है क्वेश्चन, सेवा क्षेत्रक में शामिल गतिविधियों के 2 उदाहरण दीजिए। तो सेवा क्षेत्रक में कुछ उदाहरण देने हैं हमें, जैसे परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्रक के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? तो प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है अर्थव्यवस्था में? ये दोहरी गणना की जो समस्या है उससे बचने के लिए, अब पहले कुछ और है बाद में कुछ और है, तो उसकी बार बार गणना ना की जा सके, इस समस्या से बचने के लिए जो अंतिम में जो उत्पाद होता है उसकी गणना की जाती है। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? इसको हम उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत करते हैं।
सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक में क्या होता है, सरकार का स्वामित्व होता है, और निजी क्षेत्रक में किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह का स्वामित्व होता है। रोजगार सृजन में किस क्षेत्र का भारत में प्रथम स्थान है? तो प्राथमिक क्षेत्र, हम कहते हैं भारत जो है कृषि प्रधान राज्य है, तो इसलिए रोजगार में हमारा क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का स्थान जो है वो सबसे आगे है। रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये क्वेश्चन पहले भी आया है, तो ये है वर्ष 2005 में। आर्थिक गतिविधियां जो तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आती उसका एक उदाहरण देना है। तृतीयक में मधुमक्खी पालन कह सकते हैं, वानिकी कह सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक में सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण और सुरक्षा प्रदान करना। टिस्को जैसी कंपनी में कौन सा एक्ट लागू नहीं होता? ये क्वेश्चन भी पहले आया है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, ये एक्ट, इस तरह के एक्ट जो हैं टिस्को जैसी कंपनी में लागू नहीं होते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी की किस अन्य नाम से और जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को तो उसे हम अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। जिस प्रकार खेत में कोई काम कर रहा है और उसमें 6 बंदे भी वही काम कर सकते हैं और लगे हुए हैं काम करने के लिए, वहाँ पे 8 तो जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं वो क्या है, वो छिपी हुई बेरोजगारी ही है। भारत में सेवा क्षेत्र की क्या विशेषता है? सेवा क्षेत्र की विशेषता है सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक हिस्सेदारी, सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इसी की है। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्रक में पाया जाता है? ये संगठित क्षेत्रक में पाया जाता है, जिसमें कुछ नियम होते हैं, जो उद्यम होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उसके साथ कुछ नियम भी लागू होते हैं। सार्वजनिक व निजी क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोनों ही क्षेत्रक में क्या अंतर है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र की। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है कि इसमें जो परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है, जो प्रॉपर्टी होती है उस पे स्वामित्व सरकार का होता है। दूसरा है सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है। यहाँ पे जो है जितनी भी सेवाएं होती है सार्वजनिक क्षेत्र में, तो वो सारी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है। फिर तीसरा इसका उद्देश्य मेन है, ये उसका उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है, लोगों का कल्याण करना। और फिर चौथा पॉइंट है इसका, रोजगार की सुरक्षा दी जाती है इसमें, और सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं दी जाती है। जो गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं उनको साथ में वेतन के साथ में छुट्टी भी दी जाती हैं। अगर निजी में हो तो क्या होता है, उसमें वेतन काट लिया जाता है। उसके बाद है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र के पॉइंट हैं, सबसे पहला कि परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है। सेकंड है सारी चीज़ें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध करवाती है, क्योंकि निजी क्षेत्र पे किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह का स्वामित्व होता है। तीसरा है अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। उन्हें समाज के कल्याण से कोई मतलब नहीं होता, उसमें खुद का प्रॉफिट कमाना जो उनका उद्देश्य होता है। और फोर्थ है रोजगार व श्रमिक असुरक्षित होते हैं, सुरक्षा उनको इतनी ज़्यादा प्रदान नहीं की जाती है। फिफ्थ है सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं सामान्यतः नहीं दी जाती हैं, इतनी ज़्यादा छुट्टियों और सुरक्षा की फैसिलिटी उसमें नहीं होती है। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। असंगठित जो क्षेत्र होते हैं उसमें मजदूरों के सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, किन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। पहला है कि ये क्षेत्र सरकारी नियमों व विनियमों को नहीं मानता है। जो
असंगठित क्षेत्र है वो सरकारी नियमों को नहीं मानता है। दूसरा है न्यूनतम वेतन मिलता है। अब संगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं उनको ज़्यादा वेतन मिलता है, असंगठित क्षेत्र में वेतन कम मिलता है। रोजगार की अवधि व कार्य से समय सीमा निश्चित नहीं होती, उनको एक्स्ट्रा काम लेने के लिए भी कहा जा सकता है। किसी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं होता है। और 5th पॉइंट है निश्चित कार्य क्षेत्र व अच्छी सेवा सुविधाएं भी असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को नहीं उपलब्ध करवाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठित व असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की परिस्थितियों में क्या अंतर पाया जाता है। अब पहले हमने बात की थी असंगठित क्षेत्र की, अब हम दोनों की ही बात करेंगे, दोनों में क्या अंतर है। संगठित क्षेत्र में वेतन अधिक वेतन प्राप्ति, असंगठित में कम वेतन मिलता। संगठित में नौकरी सुरक्षित है, असंगठित में नौकरी सुरक्षित नहीं है। संगठित क्षेत्र में कार्य की स्थितियां अच्छी होती हैं, जबकि असंगठित में उनका स्तर अच्छा नहीं होता, निम्न स्तर की होती हैं। संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को अनेक योजनाओं का लाभ मिलता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। संगठित क्षेत्र में काम के जो घंटे होते हैं उसकी अवधि निश्चित होती है, जबकि असंगठित क्षेत्र में कोई निश्चित कार्य अवधि नहीं होती। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के 3 प्रावधान बताइए। ये 2005 में ये नियम लागू हुआ था, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। तो क्या इसके प्रावधान थे? तो सबसे पहला प्रावधान है राष्ट्रीय गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी है। दूसरा, रोजगार न मिलने या कम मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना। और तीसरा है अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्यस्थल होना। ये 3 प्रावधान जो है वो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत लोगों को दिए गए हैं। यद्यपि आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, लेकिन वे परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो ये बिल्कुल सही है। जब तक प्राथमिक क्षेत्र में हमें कुछ नहीं मिलेगा तो द्वितीयक काम नहीं कर सकता, और द्वितीयक के लिए तृतीयक का होना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने व वितरण के लिए नई तकनीकों व परिवहन की आवश्यकता होती है। तो प्राथमिक के लिए यानी तृतीयक क्षेत्र की ज़रूरत हुई। दूसरा है विनिर्माण उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही मिलता है। अब कृषि नहीं होगी तो विनिर्माण उद्योग यानी द्वितीयक क्षेत्र कैसे चलेगा। तो तीसरा है प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे कि भंडारण, बैंकिंग, यातायात। ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? अगर प्राथमिक या द्वितीयक नहीं होगा तो तृतीयक का काम नहीं चल सकता। तो तीनों ही क्षेत्र क्या हैं? एक दूसरे पर निर्भर हैं। तीनों क्षेत्र परस्पर निर्भर हैं। किसी एक की भी अनुपस्थिति का अन्य दोनों पर क्या होगा? नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की कोई 3 विधियां सुझाइए। तो शहरी क्षेत्र में अगर आपको रोजगार करना है तो कौन सी 3 विधियां जो हैं वो आपकी हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहला है क्षेत्रीय शिल्प उद्योग व सेवाओं की प्रोत्साहन देना। दूसरा, पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देना। शहरों में पर्यटन उद्योग बड़े बड़े शहरों में काफ़ी चल रहा है। अनावश्यक सरकारी नीतियों व नियमों में परिवर्तन, जो बेकार की नीतियां उनमें कुछ बदलाव करना चाहिए। मूलभूत सुविधाएं, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। और 5वां है आसान शर्तों पर ऋण या आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगर ये सब हेल्प हो जाए तो शहरी क्षेत्रों में रोजगार को
रोज़गार जो हो वो आसानी से किया जा सकता है। तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती है? तो बढ़ती हुई जनसंख्या जो है उससे बेरोजगारी पे मतलब रोज़गार मिलने पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो कैसे प्रभाव डालती है ये? सबसे पहला, रोज़गार के अवसर जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ते। जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है लेकिन रोज़गार के अवसर तो नहीं बढ़ रहे, तो रोज़गार के अवसरों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है, कृषि व शहरी क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी बढ़ जाती है। जो काफ़ी सारे जो खेतों में काम करते हैं वहाँ पे मैंने पहले भी बताया, प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर अल्प रोजगार जो है बेरोजगारी जो वो बढ़ जाती है। संसाधनों पर बोझ बढ़ जाता है। अब जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी संसाधनों का उपयोग भी उतना ज़्यादा होगा, तो संसाधनों पर बोझ बढ़ जाता है। अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार से प्राप्त आय निम्न स्तर पर आ जाती हैं। तो पिछले लेसन में जो था विकास लेसन जो है उसमें तुमने देखा होगा कि प्रति व्यक्ति आय जब हम निकालते हैं, अगर किसी देश की कुल आय को हम डिवाइड करते हैं कुल जनसंख्या से, और जब आती है प्रति व्यक्ति आय, तो जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी तो प्रति व्यक्ति आय पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर ज़्यादा जनसंख्या तो आय जो वो निम्न स्तर पर चली जाएगी। वस्तुओं व सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है और उपलब्धता कम हो जाती है। जितनी ज़्यादा वस्तुओं की मांग होगी कीमत भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या का बेरोजगारी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है, कर्मचारी की अपेक्षा आपको कौन से लाभ प्राप्त होंगे? कर्मचारी अगर आप हो एक गवर्नमेंट सर्विस में तो आपको कौन से लाभ प्राप्त होंगे? तो सबसे पहला तो हमारे क्या होंगे, काम के निश्चित घंटे होंगे, भाई इतने से इतने बजे तक आपको काम करना है। दूसरा है, निश्चित समय से अधिक काम करने पर अतिरिक्त आय प्राप्त ओवर टाइम मिलता है। थर्ड है, चिकित्सा सुविधाएं व पेंशन सुविधा भी मिलती है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस में कोई कर्मचारी जो है वो कुछ ज़्यादा बीमार हो जाता है तो आप उसका जो खर्चा है, इलाज का खर्च है, वो सरकार जो है कुछ % सरकार आपको देगी, तो उसमें सुविधा मिल जाएगी। सवेतन अवकाश भविष्य निधि का सेवा अनुदान मिलेगा। वेतन के साथ साथ आपको कुछ दिन का अवकाश भी मिलता है और जिसके लिए आपके पैसे नहीं काटे जाते। कार्यस्थल पर उचित वातावरण व न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त होगी। और 6 है, अनुचित शोषण नहीं होगा। जैसे प्राइवेट सेक्टर्स में कर्मचारियों का शोषण होता है तो उस तरह से अनुचित शोषण नहीं होगा। नेक्स्ट है, व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में राष्ट्र के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि फर्स्ट है, इसमें ढांचागत सुविधाओं, कृषि व उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। लोगों को सुविधाएं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाती हैं, कम पैसों में दी जाती हैं सुविधाएं। अब सरकारी हॉस्पिटल्स में या सरकारी स्कूल्स में अगर जाते हैं तो वहाँ पर नामात्र के पैसे देने पड़ते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन व विक्रय में सरकारी सहायता व अनुदान दिया जाता है और अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य रखकर योजनाएं बनाई जाती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में श्रमिकों को अच्छी कार्य सुविधाएं, वेतन आदि प्रदान किया जाता है। छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में इसका एक एक उदाहरण दीजिए। तो छिपी हुई बेरोजगारी जो हमें देखने पे हमें लगता है कि सब काम में लगे हुए हैं, बट वो क्या है, बेरोजगार हैं। जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं, देखने में क्या लगता है,
सामने से देखने में लगता है कि काम कर रहे हैं, परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं। अर्थात एक ही काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे होते हैं, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 4 व्यक्तियों की आवश्यकता वाले खेत में परिवार के अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं, तो शहरी क्षेत्र में किसी दुकान पर 2 की आवश्यकता के स्थान पर 3 व्यक्ति काम कर रहे हों। तो शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के पास कपड़े की एक छोटी सी दुकान है, उसमें एक व्यक्ति की ज़रूरत है, परंतु 2 लोग काम में लगे हुए हैं, तो ये क्या हुआ, ये छिपी हुई बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी हुई। नेक्स्ट है संगठित व असंगठित क्षेत्रकों में रोजगार की परिस्थितियों में अंतर का वर्णन कीजिए। तो दोनों में, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, इन दोनों में अंतर, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। इसमें क्या है, संगठित में अधिक वेतन मिलना, असंगठित में कम वेतन मिलना। संगठित जो है उसमें नौकरी सुरक्षित होती है और असंगठित में नौकरी सुरक्षित नहीं होती। इसमें संगठित में कार्य की स्थिति अच्छी होती है, जबकि असंगठित में कार्य की स्थिति निम्न होती है। संगठित क्षेत्र में काम के व्यक्ति जो काम करता है उसके काम के घंटे निश्चित होते हैं, जबकि असंगठित में काम के घंटे जो है उनकी सीमा निर्धारित नहीं होती। फिर संगठित में क्या होता है, कर्मचारियों को योजना का लाभ मिलता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में योजना का लाभ नहीं मिलता। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के समझ आने वाली समस्याओं का वर्णन कीजिए। क्या क्या समस्याएं आती हैं असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने। सबसे पहला कि ये क्षेत्र सरकारी नियम एवं विनियमों को नहीं मानता। जो असंगठित क्षेत्र है ना, वो सरकारी नियमों को नहीं मानता है। इसमें बहुत से लोग अपने अपने छोटे कार्य सड़कों पर विक्रय करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, मतलब सड़कों पर भी जैसे कोई स्टॉल वगैरह लगा के चीज़ें बेचते हैं। फिर में इसमें क्या होता है, कमाई कम होती है तो निम्न वेतन मिलता है। फिर है मजदूरी तय नहीं होती, रोजगार भी नियमित नहीं होता। इसमें कोई किसी दिन ज़्यादा कमाई हो जाती है तो किसी दिन कमाई जो है वो कम होती है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने से वेतन, छुट्टी, अवकाश और बीमारी के कारण छुट्टी का प्रावधान नहीं होता। ये नहीं है कि मतलब इस दिन की हमें छुट्टी मिल गई, बीमार हैं तो हमें वेतन के साथ साथ भी पैसे मिलेंगे। तो बीमारी में अगर काम नहीं करेंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। नौकरी असुरक्षित होती है, नौकरी की भी कोई सिक्योरिटी नहीं होती कि भी जॉब की कोई सिक्योरिटी है। नेक्स्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। ये हमने अभी किया था क्वेश्चन, और दोनों का उदाहरण भी हमने पहले दिया है इसमें कि लोग प्रत्यक्ष कार्यरत होते हैं, वास्तव में बेरोजगार होते हैं, और एक ही काम पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे होते हैं। ये होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, और ये सामान्यतः कहाँ पे होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में। तीसरा पॉइंट है इसका कि शहरी क्षेत्र में जैसे एक दुकान पे परिवार के 4 ही लोग काम कर रहे हैं, जबकि ज़रूरत होती है 2 आदमी की। ये शहरी क्षेत्र का उदाहरण है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम द्वारा भारत में रोजगार क्षेत्र की दशा में सुधार हेतु निभाई गई भूमिका का वर्णन कीजिए। ये भी हमने पहले बताया था क्वेश्चन कि भारत सरकार ने कम से कम अधिकार लागू करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वो लागू किया है, और ये 2005 में लागू हुआ था। और सभी सक्षम लोग जो जिन्हें काम की ज़रूरत है उनको इसमें शामिल किया गया है, और सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। फिर क्वेश्चन आता है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर। ये क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं।
फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 अधिनियम के 3 प्रावधान, ये भी हम 2-3 बार कर चुके हैं क्वेश्चन। 100 दिन की गारंटी है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में वरीयता देना या फिर भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद करने वाले को मदद सरकार करती है। इसमें प्राथमिक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? क्या इस क्षेत्रक के किन्हीं 4 गतिविधियों को सूचीबद्ध करें? तो प्राथमिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियों को जो है वो प्राथमिक क्षेत्रक होता है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग पे जो आधारित होती है ना गतिविधियाँ, जैसे कि इसमें प्राकृतिक वस्तु का उत्पादन होता है, जैसे कृषि है, डेयरी है, मत्स्य, वानिकी, ये सब प्राथमिक में आते हैं। उदाहरणों की मदद से स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रकों के मध्य अंतर कीजिए। सार्वजनिक क्षेत्रक में आते हैं रेलवे, ONGC। निजी क्षेत्रक में जैसे ये आता है रिलायंस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, ये सब क्या है, ये प्राइवेट में आ जाते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत है कि असंगठित क्षेत्रों में कर्मचारी का शोषण किया जाता है? तो अपने उत्तर के पक्ष में 3 तर्क भी देने हैं। असंगठित क्षेत्रक जो है वो सरकारी नियंत्रण से बाहर है, तो इस क्षेत्रक के जो नियम और विनियम है तो परंतु उनका पालन नहीं होता। नियम तो बनते हैं लेकिन इतना ज़्यादा पालन नहीं किया जाता। वेतन भी कम होता है और नियमित भी नहीं होता। कई बार वेतन कई महीने देते भी नहीं हैं। फिर तीसरा है कि अतिरिक्त समय में काम करने और वेतन सहित छुट्टी देने या फिर अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी का, इन सब का प्रावधान इसमें नहीं है। रोजगार सुरक्षित नहीं है, बिना किसी कारण के भी हटाया जा सकता है प्राइवेट में। शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने की कोई 3 विधियां, ये भी हम पहले कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 3 लाभ। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि रोजगार सुरक्षा का लाभ होता है, अतिरिक्त समय में काम का प्रावधान है, वेतन सहित छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान आदि ये सब मिलते हैं, और चिकित्सीय लाभ और पेंशन का प्रावधान भी इसमें है। अब क्वेश्चन आता है कि सकल घरेलू उत्पाद GDP, GDP और इसकी फुल फॉर्म है सकल घरेलू उत्पाद, तो इस किसे कहते हैं? भारत में इसे नापने का कार्य किस संगठन द्वारा किया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के भीतर किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करना। मापन का कार्य केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें करती हैं। ये बताया ना कि सकल घरेलू उत्पाद को जो नापने का कार्य वो कौन सा संगठन, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारें करती हैं। भारत में तृतीयक क्षेत्र को इतना महत्वपूर्ण बनाने के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों को बताना है। अनेक सेवाएं जो तृतीयक क्षेत्र, उसमें क्या आते हैं? अस्पताल हैं, शैक्षिक संस्थाएं हैं, डाक एवं तार रक्षा यानी संचार के साधन है, परिवहन है, ये सब। तो कृषि एवं उद्योग के विकास हेतु अनेक सेवाओं की आवश्यकता होती है। मान लो खेती करनी है या उद्योग चलाना है तो अनेक सेवाओं की आवश्यकता होती है, और ये सब सेवाएं हैं। जैसे जैसे आय बढ़ती है कुछ लोग अन्य कई सेवाओं की मांग शुरू कर देते हैं। कुछ नई सेवाएं जैसे कि संचार है, प्रौद्योगिकी है, उन पर आधारित सेवाएं होती हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने हेतु कोई 4 सुझाव दीजिए। ग्रामीण भारत में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने हेतु कोई 4
सुझाव देने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सिंचाई की सुविधाओं को सुधारना चाहिए। गांव में सिंचाई की जो सुविधाएं हैं, खेतों में सिंचाई का पानी अच्छे से उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। दूसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना। गांव में शिक्षा का सुधार की भी आवश्यकता है और स्वास्थ्य में भी सुधार की अच्छे अस्पतालों की ज़रूरत है। ग्रामीण क्षेत्र में सुलभ, सस्ती और बेहतर परिवहन सेवाएं देकर कृषि और गैर कृषि को बढ़ावा देगी। तो परिवहन के भी अच्छे साधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। और लास्ट है कृषि आधारित उद्योगों, लघु उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये था आपका सेकंड लेसन। आई थिंक समझ आ गया होगा सबको।